स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लर्निंग अधिगम। अधिगम क्या है इसके बारे में जानेंगे। अपने अनुभव और अभ्यास के द्वारा सीखना क्या कहलाता है? अधिगम। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, सीखना, किसी भी चीज को सीखना क्या है? अधिगम है। हम क्या कर रहे हैं? अधिगम कर रहे हैं। तो अधिगम क्या है? सीखना। या फिर इसको बोल सकते हैं व्यवहार में परिवर्तन। ये व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है? अनुभव और अभ्यास के द्वारा। तो अधिगम या लर्निंग क्या है? सीखने की प्रोसेस क्या कहलाती है? अधिगम या लर्निंग। अपने अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग कहलाता है। अधिगम ये क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब सार्वभौमिक क्रिया। ये सार्वभौमिक क्रिया। इसके बाद में अधिगम क्या है? ये एक मेंटल प्रोसेस है जो जीवन में निरंतर चलती रहती है। ये टिल डेथ तक होती है अपनी अधिगम। कहां तक लिखेंगे इसको? टिल डेथ। और ये क्या है? मेंटल प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मानसिक क्रिया और जटिल क्रिया। अधिगम हमारी आदत का निर्माण करती है। अधिगम एक ऐसी प्रोसेस है जो लक्ष्य निर्धारित होती है या फिर उद्देश्य पूर्ण होती है। इस अब हम पढ़ेंगे, रिवाइज कर लेते हैं। अधिगम क्या है? सीखना ही क्या कहलाता है? अधिगम। सीखना अधिगम कहलाता है। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये एक मेंटल प्रोसेस है और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। साथ में अधिगम में गलतियां होना, एरर, मिस्टेक, मिसकंसेप्शन मतलब भ्रांतियां होना संभावित क्रिया है। जो भी कुछ सीखेगा तो उससे गलतियां जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि वो जो करेगा वो परफेक्ट ही होगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मुझे अच्छे से पता है मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकती जितना कि बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं पढ़ाऊं। आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना ही मैं अपनी स्किल को बढ़ाऊंगी और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। प्लीज एक मौका दे के देखिएगा। आगे हम करते हैं डोमेन ऑफ लर्निंग। डोमेन ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम के अनुक्षेत्र। कौन कौन से हैं? 3 हैं। संज्ञानात्मक, अनुक्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन, क्रियात्मक अनुक्षेत्र और भावात्मक अनुक्षेत्र, इमोशनल डोमेन। अब हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में क्या होता है। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में जहां पर संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन, इसमें क्या आएगा? अपने विचारों में, सोच में, बुद्धि में, समझ में परिवर्तन क्या कहलाएगा? संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। और क्रियात्मक अनुक्षेत्र में क्या आएगा? हमारी शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन होगा। इसमें क्या आएंगे? हम
फिजिकल एक्टिविटी लेंगे जैसे चलना, दौड़ना, तैरना, ये किस में आएगा? क्रियात्मक अनुक्षेत्र में। इसमें जैसे हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है, वो लिख नहीं पाता, तो शुरू में डॉट से शुरू करता है, पूरे पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देता है, तो वो कौन से अनुक्षेत्र होगा? उसकी कौन सी डोमेन होगी? क्रियात्मक। और भावात्मक अनुक्षेत्र में क्या होता है? भावनाओं के व्यवहार में परिवर्तन। किसमें? भावनाओं के व्यवहार में परिवर्तन। इसमें क्या आएगा? दुख, डर, प्यार, घृणा। समझ में आया? अधिगम के कितने अनुक्षेत्र है? 3 है। एक संज्ञानात्मक, एक क्रियात्मक, एक भावात्मक। इसमें संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन, संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन। इसमें क्या आएगा? शारीरिक व्यवहार में परिवर्तन। इसमें क्या आएगा? भावनात्मक व्यवहार में परिवर्तन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। डोमेन ऑफ लर्निंग अधिगम के अनुक्षेत्र कितने हैं? 3 है। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, क्रियात्मक अनुक्षेत्र, भावात्मक अनुक्षेत्र। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में क्या आएगा? संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन। क्रियात्मक अनुक्षेत्र में क्या आएगा? शारीरिक व्यवहार में परिवर्तन। और भावात्मक अनुक्षेत्र में क्या आएगा? भावनात्मक व्यवहार में परिवर्तन। अब हम देखते हैं अधिगम की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ लर्निंग। स्टेजेस ऑफ लर्निंग कितनी है? अधिगम की अवस्थाएं। ये कितनी है? ये भी 3 है। कौन कौन सी है? प्राइमरी, मिडल और लास्ट। मतलब प्राथमिक, मध्यावस्था और अंतिम अवस्था। ये स्टेजेस हैं। अधिगम की कितनी अवस्थाएं हैं? प्राइमरी, मिडिल एंड लास्ट। प्राथमिक, मध्यावस्था, अंतिम अवस्था। अब प्राइमरी अवस्था में क्या होता है? सीखने की गति सबसे ज्यादा तीव्र होती है। जितना छोटा बच्चा होगा वो ज्यादा एक्टिव होएगा और उसमें ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, उतने ही जोश से वो सीखेगा। मध्यावस्था में क्या है? सीखने की गति मंद पड़ जाती है, मतलब धीरे हो जाती है। जैसे कि हम स्कूल में ज्यादा सीखते थे और अब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, उतने लगन से नहीं पढ़ते जितने की स्कूल टाइम में पढ़ते थे रूटीन से। अब क्या हो जाता है? इसमें आलस्य आ जाता है, सोने का मन ज्यादा करता है, मतलब चिड़चिड़ाहट ज्यादा आ जाती है। और अंतिम अवस्था में क्या होता है? सीखना लगभग बंद हो जाता है। टाइम मतलब व्यक्ति का या बालक का वो बन जाता है, सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। दोस्तों, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, अगर मैं पढ़ाई में बीच बीच में रुक रही हूँ तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। धीरे धीरे मेरे में भी क्वालिटी आ जाएगी पढ़ाने वाली। अब भी मुझे पता है मैं इतना परफेक्ट तरीके से नहीं पढ़ा सकती, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। अब हम करते हैं आगे अधिगम का पठार। लर्निंग प्लेटिव। अब ये दक्कन वाला पठार नहीं है, ये अधिगम का पठार है। कौन सा पठार है? अधिगम का।
जब किसी बाहरी रुकावट या फिर मतलब सीखने में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए और हमारा सीखना रुक जाए, उसे क्या बोलेंगे? अधिगम का पठार। मतलब सीखने की में रुकावट आना, सीखने में रुकावट क्या कहलाता है? अधिगम का पठार, लर्निंग ऑफ प्लेट्यू। इसमें क्या होता है? सीखना मतलब सीखने की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। ये कैसा होगा अधिगम का पठार? यहाँ पे है, ये बच्चा सीख रहा है, फिर ये क्या होगा? इसकी गति, सीखने की गति रुक गई। फिर यहाँ पे इसने फिर से सीखना शुरू कर दिया, यहाँ पे फिर से रुक गई, यहाँ पे फिर से सीखना शुरू कर दिया। अब जो ये रुकी हुई अवस्था है, ये वाली और ये वाली क्या कहलाएगी? अधिगम का पठार। और यहाँ पे क्या है? सीखने की अवस्था शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे शुरू है सीखने की गति, या फिर तीव्र कह सकते हैं। यहाँ पे भी सीखने की गति तीव्र है, सीखने की गति। ये क्या है? अधिगम का पठार। याद रहेगा आपको, सीटेट के एग्जाम से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज्यादा इसमें थ्योरी बेस्ड नहीं आते, अधिगम की इन्हीं चीजों से आते हैं, अधिगम के स्थानांतरण से, अधिगम के पठार से। आप इनको ही ज्यादा पढ़ें। अधिगम के पठार क्या है? सीखने में आने वाली रुकावट क्या कहलाती है? अधिगम का पठार। इसका कैसे बनेगा? ये वाला ग्राफ बनेगा। और ये किन कारणों से आती है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मोटिवेशन की कमी होना, मोटिवेशन की कमी, इंटरेस्ट की कमी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई बीमारी की वजह से, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से भी सीखने में कमी आती है। दोषपूर्ण वातावरण, अगर हमें सही से वातावरण ना मिले, अच्छा एनवायरनमेंट ना मिले, माहौल अच्छा ना हो, तो हमारे सीखने की क्रिया रुक जाती है। अब हम देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? ये अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं पहले देख लेते हैं। 3 टाइप के होते हैं। पहला स्टूडेंट रिलेटेड, दूसरा है टीचर रिलेटेड, और तीसरा है एनवायरमेंट रिलेटेड। विद्यार्थी संबंधित, अध्यापक संबंधित, और वातावरण से संबंधित। कौन कौन से 3 कारक है? मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब हम सबसे पहले स्टूडेंट से रिलेटेड कारक देखेंगे। स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर कौन कौन से देखते हैं? स्टूडेंट
रिलेटेड फैक्टर, ये कौन कौन से हो सकते हैं? फिजिकल, बच्चे की मतलब फिजिकल डेवलपमेंट रखेंगे सबसे पहले, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा रखेंगे हम मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा रखेंगे हम इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड, बच्चे की बुद्धि, चौथा रखेंगे हम उसका मोटिवेशन, बच्चे की अभिप्रेरणा, पांचवा रखेंगे हम मोटिवेशन हो गया इंटरेस्ट या फिर रेडीनेस, तत्परता या इच्छा शक्ति। और इसके बाद में हम रखेंगे इमोशन ऑफ चाइल्ड, बच्चे के भाव। अब इनको देखते हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड कौन कौन से कारक होंगे? फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड, इमोशन, मोटिवेशन, इंटरेस्ट और इमोशन ऑफ चाइल्ड। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है? बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य। जो बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ होएगा वो और बच्चों के कंपेयर में ज्यादा सीखेगा। जैसे कि अब कोई बच्चे छोटे कम एज में बीमार हो जाते हैं तो उनकी सीखने की गति उन बच्चों से कम होती है जो एक्टिव होते हैं, जिनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ज्यादा होता है। फिर इसमें इंटेलिजेंस पे भी डिपेंड करता है कि जिस बच्चे में बुद्धि ज्यादा होगी उसकी सीखने की प्रवृत्ति उतनी ही हाई होगी। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन भी बच्चे को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जब कोई बच्चा इंटरनली मोटिवेट होएगा वो ज्यादा सीखेगा औरों के कंपेयर में। जैसे किसी बच्चे ने अपने मन में ठान लिया कि मुझे इस क्लास में फर्स्ट आना है तो वो और बच्चों के कंपेयर में दिन रात ज्यादा मेहनत करेगा, कहीं मेरा 1 नंबर कम ना आ जाए, मैं 2nd पोजीशन में ना आ जाऊं, मुझे फर्स्ट ही आना है। तो वो क्या है? इसका इंटरनल मोटिवेशन है। तो मतलब मोटिवेशन भी इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। फिर इंटरेस्ट, रेडीनेस। अब तत्परता का नियम क्या कहता है कि जब कोई बच्चा खुद से सीखने को तैयार होता है या फिर जिसमें उसका ज्यादा मतलब इंटरेस्ट होता है वो उसको ज्यादा अच्छे से करता है। अब मेरे से लगा लो, मुझे अब भी पता है कि मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हूँ आपको, लेकिन मेरे को पढ़ाने का इंटरेस्ट है तो धीरे धीरे सीख जाऊंगी। आपको हर रोज नया मतलब कम टाइम में ज्यादा अच्छा देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि बच्चे मेरे साथ जुड़े और मेरा चैनल ग्रो। तो वो क्या है? मेरा इंटरेस्ट है। अभी खुद का इंटरेस्ट से बच्चा ज्यादा सीखता है। तो अब ये मेरी क्या है? यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाली प्रोसेस एक सीखने की प्रक्रिया है जो कंटिन्यूसली चल रही है। जिस दिन मैं इसको स्किप कर दूंगी, छोड़ दूंगी भी, नहीं व्यू आ नहीं रहे, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, तो वो क्या हो जाएगी? मेरी ये चीज यहीं पे रुक जाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम प्लेट्यू। 2 चीजें सीख ली हमने। यहाँ पे भी इंटरेस्ट से रिलेटेड अधिगम का पठार भी देख लिया और इंटरेस्ट भी देख लिया। अब हम इमोशन ऑफ चाइल्ड। इमोशन कितने प्रकार से हो सकते हैं? 2 प्रकार से हो सकते हैं, जैसे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक भाव और नेगेटिव मतलब नकारात्मक भाव। अब पॉजिटिव इमोशन में कौन सा होता है? इसमें क्या आएगा? खुशी, हर्ष, जॉय। जिससे बच्चा मतलब खुश होगा उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होएगा। जिसमें पॉजिटिव इमोशन होंगे मतलब जो कोई काम को करके खुश होएगा तो मतलब वो ज्यादा सीखेगा। और वहीं पे नेगेटिव इमोशन में कौन कौन से आते हैं? डर,
गिरना ये आती है। जैसे कि किसी काम को करने से बच्चा डरता है या डर जाए, अब जैसे साइकिल चला, बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है, गिर जाए तो उसके अंदर कौन सा इमोशन आ जाएगा, डर वाला आ जाएगा, नेगेटिव इमोशन आ जाएगा। वो दोबारा उस साइकिल पर चढ़ने से डरेगा भी, कहीं गिर ना जाऊं, लग ना जाए। हमने क्या देखा, अब स्टूडेंट से रिलेटेड फैक्टर देखे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है, मतलब सॉरी डिपेंड नहीं करता, मतलब प्रभावित होता है। मेंटल डेवलपमेंट मानसिक स्वास्थ्य से भी प्रभावित होता है। इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड बुद्धि से भी प्रभावित होता है। मोटिवेशन से भी प्रभावित होता है बच्चा। इंटरेस्ट और रेडिनेस तत्परता या इच्छा शक्ति, जिसकी खुद की इच्छा शक्ति होगी वो ज्यादा सीखेगा। इमोशन के बारे में आपको बताया दिया। अब हम देखते हैं टीचर रिलेटेड फैक्टर। टीचर रिलेटेड फैक्टर। अब टीचर रिलेटेड फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा कि उस अध्यापक को जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसकी उसे नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे मैं अब यहाँ पे आपको अधिगम पढ़ा रही हूँ, तो मैंने पहले साइकोलॉजी पढ़ रखी है, उसके बारे में ये लेक्चर तैयार किया है। या मान लो कि अगर मुझे साइकोलॉजी अच्छे से नहीं आएगी तो आपको क्या बता पाऊंगी। वैसे ही टीचर को सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, उसके विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज, विषय वस्तु का ज्ञान। दूसरी क्या चीज है, जो टीचर का व्यक्तित्व, अध्यापक का व्यक्तित्व, मतलब टीचर की पर्सनैलिटी। तीसरा क्या हम लेंगे, टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए अध्यापक को। हम क्या करेंगे, उसके टीचिंग मेथड अच्छे होने चाहिए, मतलब गुड टीचिंग मेथड। उसके शिक्षा कौशल अच्छे होने चाहिए, गुड टीचिंग मेथड। उसकी कम्युनिकेशन पावर, अब देखते हैं एक को सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। इसमें क्या है, अध्यापक जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जो विषय पढ़ा रहा है, उसके बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उसे इंटेलिजेंट हो वो, ये जरूरी नहीं है। जो अपने सब्जेक्ट में अच्छा, वो जरूरी नहीं है कि दूसरों तक अच्छा डिलीवर कर सके, मतलब बच्चों को अच्छा पढ़ा सके, ये कोई जरूरी नहीं है। पढ़ाने का भी तरीका होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए, साथ में उसे पढ़ाने की भी तरीका होना चाहिए। उसके बाद में अध्यापक का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने टीचर को ही अपना आइडियल मानते हैं। वो उसकी हर एक एक्टिविटी को नोट करते हैं, उसके हाव भाव को, उसके चलने उठने बोलने के स्टाइल को। तो एक अध्यापक का ये कर्तव्य होता है कि वो बच्चों के सामने ऐसी कोई गलत एक्टिविटी ना करे, या फिर ऐसा कुछ भी गलत वर्डिंग ना बोले, ताकि बच्चों पे इंप्रेशन या प्रभाव गलत पड़े। तो इसमें ये क्या है, भी टीचर का जितना ज्यादा व्यक्तित्व अच्छा होगा, वो उन पे बच्चों पे अपनी छवि उतनी ही अच्छी छोड़ पाएगा। इसके साथ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान, मतलब प्रत्येक अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि एक क्लास होती है, उसमें कम से कम 20, 30, 40 बच्चे होते हैं, जो सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, ये हमें पता है। हर किसी के अलग अलग मतलब बुद्धि होती है, सीखने का अलग अलग टाइम होता है, या फिर अलग अलग
हर अपने आप में अलग होता है। तो टीचर को ध्यान रख के सभी को एक साथ मतलब ऐसा मैनेजमेंट करना चाहिए या फिर ऐसे चलना चाहिए अपनी क्लास में कि सभी को साथ लेके चल सके, क्योंकि कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है और कोई किसी को 3 बार बताने में भी समझ में नहीं आता। ये हर एक अलग अलग बच्चे की अलग अलग विशेषता होती है। तो ये क्या है कि टीचर को उन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए भी, कोई प्रतिभाशाली बच्चा भी ना छूट जाए और कोई मतलब पिछड़ा हुआ बालक भी ना रह जाए। गुड टीचिंग मेथड, अब सिर्फ नॉलेज होने से कोई मतलब नहीं होता। टीचर का अगर पढ़ाने का तरीका ही अच्छा नहीं होगा, मतलब टीचर का जितना ज्यादा तरीका अच्छा होगा पढ़ाने का, वो उतना ही ज्यादा अच्छा टीचर माना जाएगा। बच्चों को सबसे ज्यादा कैसे पढ़ाना चाहिए, खेल खेल की विधि में, मतलब खेल खेल में उनको सिखा देना चाहिए। उनको ये भी ना पता चला कि अध्यापक ने उन्हें पढ़ा दिया है, और अपने दैनिक जीवन के उदाहरण लेकर उनको समझाना चाहिए। छोटी क्लास में जितना ज्यादा हम उनके घर के खेत के एग्जाम्पल लेंगे, उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं या जिनको वो करते हैं, वो ज्यादा समझ पाएंगे। और एक बच्चे को उनकी भाषा में जितना ज्यादा पढ़ाया जाएगा, वो उनको ज्यादा समझ में आएगा। कम्युनिकेशन पावर में मतलब बोलने की या फिर समझ संपर्क करने की, बच्चों के साथ मतलब जुड़े रहने की पावर अच्छी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर। एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर, इसमें क्या आएगा, स्कूल का एनवायरमेंट, स्कूल का वातावरण। दूसरा कौन सा होगा, फैमिली या होम इन्वायरमेंट। तीसरा कौन सा है, उसके सहयोगी कैसे हैं, कोलेबरेटिव कैसे हैं, दोस्त। इसमें देखते हैं, जिस स्कूल का वातावरण जितना अच्छा होगा, वहां पे बच्चे उतने ही ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। जिस स्कूल में डिसिप्लिन ज्यादा होता है, अनुशासन ज्यादा होता है, समय पे पढ़ाई होती है, समय पे लेक्चर लगते हैं, समय पे छुट्टी होती है, वो बच्चे ज्यादा व्यवस्थित होते हैं। और फैमिली और होम का मतलब एनवायरनमेंट से क्या होता है, अगर किसी बच्चे के घर का माहौल ही अच्छा नहीं है, तो वो इतना नहीं सीख पाता जितना कि और बच्चा सीखता है। जैसे कि किसी एक बच्चे का पिता रोज दारू पी के आता है, मार पिटाई करता है घर पे, तो वो बच्चा कैसा होता है, अपराधिक बुद्धि का बन जाता है, मतलब उसके इमोशन थोड़े धीरे धीरे डाउन होने लग जाते हैं। तो घर का और फैमिली के लोगों का बोलने का तरीका, रहने का, ये सब मैटर करता है बच्चे के अधिगम में। और तीसरा क्या है, सहयोगी या दोस्त। अब ये तो बोलते ही है कि ये दोस्त की वजह से बिगड़ा, या फिर दोस्त को देख के ऐसा किया, या मैंने दोस्त को देख के फॉर्म भरवाया, या फिर हम जब स्कूल में होते हैं तो जहाँ पे दोस्त जाएगा उसी स्कूल में एडमिशन लेंगे, जिस कॉलेज में दोस्त गया उसी में कॉलेज में जाएंगे, जो दोस्त ने सब्जेक्ट लिया वही हम लेंगे। मतलब उसका दोस्त कैसा है, जो अच्छा होगा वो अच्छी संगति बुरी संगति, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मतलब दोस्त या फिर सहयोगी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं बच्चे के अधिगम में। अब हम देखते हैं आगे, अधिगम का कर्व ऑफ लर्निंग, अधिगम का वक्र। कर्व ऑफ लर्निंग, अधिगम का वक्र। ये कितने प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला कौन सा आएगा, रेखीय कर्व, रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन, कर्व। दूसरा सकारात्मक वक्र, पॉजिटिव
करो। तीसरा नकारात्मक वक्र, नेगेटिव करो। और चौथा कौन सा है? एस टाइप या मिश्रित वक्र। अधिगम के कितने वक्र है? 4 हैं। रेखीय स्ट्रेट लाइन करो, सकारात्मक वक्र पॉजिटिव करो और नकारात्मक वक्र नेगेटिव करो। और चौथा कौन सा? एस टाइप या मिश्रित वक्र। सबसे पहले हम देखते हैं रेखीय वक्र के बारे में। इसका कैसे होगा? सीखने की गति और सीखने का समय, ये सीधी रेखा में जाएगा रेखीय वक्र में। मतलब जब अधिगम लगातार ऐसे बढ़ता बढ़ता जाए, वो कौन सा कहलाएगा? रेखीय वक्र। इसमें अधिगम रुकता नहीं है, स्लो नहीं होता, सीधा बढ़ता जाता है। ये अधिगम वक्र कब होता है? जब हम छोटे होते हैं। छोटे बच्चों में ये अधिगम सबसे ज्यादा होता है, उनमें सबसे ज्यादा ये रेखीय अधिगम पाया जाता है। या फिर हम ऐसे देख लेते हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक कौन सा वक्र होता है स्टूडेंट में? रेखीय। वो बस एक क्लास के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे जो बच्चे बिना फेल हुए पास करते हैं। फेल वालों को एक साइड रख के अगर हम इनका एग्जांपल लें तो वो 12 तक उनमें कौन सा अधिगम है? रेखीय है, रुक नहीं रहा है, बस बढ़ता बढ़ता जा रहा है। वो आज पहली क्लास में, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे करके 12 क्लास पास कर लेते हैं। तो रेखीय वक्र किसमें होगा? जिसमें अधिगम रुकता नहीं है, बस सीधा बढ़ता जाता है। दूसरा कौन सा है? वैसे कर्वीय वक्र किसे कहते हैं? जिसको हम ग्राफ की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वक्र। वक्र की क्या परिभाषा है? जिसे हम ग्राफ या किसी माध्यम की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? वक्र। अब आता है अपना दूसरा आएगा पॉजिटिव, जिसे हम इसको सकारात्मक पॉजिटिव करो। ये कैसे होगा? सीखने की गति शुरू में इसकी कैसे होगी? धीमी होगी, फिर बाद में से बढ़ती बढ़ती जाएगी। ऐसे होगा ये वक्र। कैसे होगा? शुरू में जिसमें सकारात्मक में क्या होता है? जिनकी शुरू में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में ऐसे बढ़ती बढ़ती जाती है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, जो बच्चे क्लास में जब आप छोटे थे, आप उनसे बहुत आगे थे, नॉर्मल रोज क्वेश्चन सुनाते थे टीचर्स को, टेस्ट में भी अच्छे नंबर लेके आते थे। वहीं पे वो बच्चे जो पीछे कम थे, जिनकी सीखने की गति, वो टेस्ट में भी 0 लेके आते थे और कुछ नहीं सुनाते थे। मतलब हर टेस्ट में वो पीछे खड़े रहते थे, क्लास से बाहर खड़े रहते थे। लेकिन अब उनका जीवन देखोगे तो वो हमसे आगे निकल चुके हैं। मतलब उनके बाद में सीखने गति तेज हो गई और वो ज्यादा कामयाब हो गए हैं। वो कोई ना कोई फील्ड में जरूर ऐसे, एक क्लास में 5-6 बच्चे आपको जरूर मिलेंगे जो क्लास में कमजोर थे, लेकिन अब जीवन में वो कामयाब है। मतलब उनकी बाद में सीखने की गति आगे बढ़ती बढ़ती गई। मतलब कछुए की रेस से वो धीरे धीरे चलते गए, कहीं पे रुके नहीं। इसमें शुरू में गति क्या होती है? धीमी होती है। फिर हम देखते हैं नकारात्मक वक्र, नेगेटिव। नेगेटिव इसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स भी बोलते हैं। नहीं, सॉरी, नेगेटिव करो। ये कैसा होगा?
जो शुरू में तो ऐसे बढ़िया होगा, मतलब बाद में ये डाउनफॉल आ जाता है एक पीक के बाद में उसका, मतलब एक निश्चित पॉइंट पे उसका क्या होने शुरू हो जाता है, मतलब गिरना स्टार्ट कर देता है। इसमें हम एग्जांपल अपने कुछ सहपाठियों का ही लेते हैं। जैसे कोई, अब आप सभी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, जिनका सीटेट पास हो जाएगा, लगते ही कोई वैकेंसी आ जाएगी, उनकी तैयारी तो होती है, फिर से वो तैयारी करके फिर टीचर बन जाते हैं, मतलब जॉब लग गए, उनका तो कौन सा होगा सकारात्मक। वहीं पे जिनका सीटेट पास नहीं हुआ, फिर वैकेंसी आ गई, फिर ऑटोमेटिक उसमें रह गए, तो मतलब यहाँ तक बीएड तक की उन्होंने, बीएड तक तो उनका पॉजिटिव गया, फिर बाद में घर गृहस्थी में ऐसे घुल मिल गए वो, फिर पढ़ाई उतने से अच्छे से नहीं कर पाए, धीरे धीरे कंपटीशन में पिछड़ने लग गए, जॉब नहीं लगी, ऐसे हर काम में पिछड़ने लग गए, तो उनका कौन सा होगा, नेगेटिव कर्व होएगा। ये ज्यादातर लड़कियों में देखने को मिलेगा पढ़ाई में आपको। जब लड़कियों की शादी कर दी जाती है, उनकी पढ़ाई छूट जाती है, फिर वो अपने ये एग्जाम वगैरह नहीं दे पाते, इतनी कामयाब नहीं होती जितने लड़के शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो शादी के बाद में लड़कियों में पढ़ाई में कौन सा वक्त देखा जाता है, मोस्टली, सभी के लिए नहीं, मतलब कुछ ज्यादातर लड़कियों में ये नेगेटिव कर्व देखा जाता है। अब आता है अपना मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र या एस टाइप कर्व, ये क्या होता है, ये मिला जुला होता है, इसमें पॉजिटिव वक्र भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मतलब कभी ऐसा बच्चा जिसका कभी तो दिगम पीक से चलने लग, मतलब तेजी से बढ़ने लग जाएगा, कभी रुक जाएगा, कभी फिर से शुरू हो जाएगा, तो इसमें कैसा वक्र बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो इसको कौन सा बोलेंगे, एस टाइप या सिग्मोइड वक्र। मतलब कभी सीखने की गति धीमी होगी, कभी तेज हो जाएगी, कभी फिर से धीमी हो जाएगी, मतलब दोनों टाइप का वक्र मिलेंगे इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद में हम करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण। ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार से होता है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। अधिगम के कितने स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। पॉजिटिव में क्या होगा, जब हमारा पहले से कुछ सीखा हुआ उसी में हम कुछ ऐड कर दें, वो कौन सा ट्रांसफर कहलाएगा, सकारात्मक। जैसे कि किसी बच्चे को साइकिल चलानी आती है, बाद में वो स्कूटी या मोटरसाइकिल सीखेगा, तो वो कौन सा अधिगम हो गया, कौन से अधिगम का कौन सा स्थानांतरण होगा, सकारात्मक। मतलब जब पहले से साइकिल का बैलेंस बनाना आया, तभी वो स्कूटी या मोटरसाइकिल चला सका। और इसमें ऐसे बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे साइकिल वाला ले लिया हमने, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जिसको हिंदी पढ़नी आती है उसको राजस्थानी या भोजपुरी, हरियाणवी जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि इनमें 70% हिंदी के वर्ड होते हैं। वहीं पर नकारात्मक ट्रांसफर में क्या होता है, नेगेटिव ट्रांसफर, जब एक चीज सीखी हुई अपने दूसरी चीज सीखने में बाधा डालती हूँ। इसमें हम किसका एग्जांपल लेंगे, जैसे अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, वो हिंदी मीडियम में ये क्लास चले तो उनको बाधा डालती है, मतलब प्रभावित करती है, उनके सीखने में रुकावट डालती है, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड कुछ और है, हिंदी के कुछ और है। साइंस की तो वर्डिंग बिल्कुल ही अलग होती है हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में, या फिर ऐसे कर लो, फॉरेन कंट्री होती है जैसे अमेरिका होगी, वहां पे क्या होता है,
लेफ्ट साइड स्टेयरिंग होता है और इंडिया में क्या होता है, राइट साइड में होता है। तो इंडिया के ड्राइवर जब फॉरेन कंट्री में ड्राइवर बनते हैं तो उनको वो साधन चलाने में कठिनाई आती है, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में होते हैं और वहाँ पे लेफ्ट साइड में होते हैं। वो कौन से स्थानांतरण हो गया, नेगेटिव। और शून्य स्थानांतरण का क्या मतलब है, जब कोई हमने पहले से चीज सीख रखी है, दूसरी चीज सीखे तो उसमें कोई प्रभाव ना डाले। जैसे अब एक टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाता भी है, और अगर वो कुकिंग करना सीख ले तो उसके पढ़ाई का और कुकिंग अलग अलग है दोनों। कुकिंग पढ़ाई में बाधा नहीं डालेगी और पढ़ाई कुकिंग में बाधा नहीं डालेगी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, और एग्जांपल ले लें कुछ, जिसको भी संगीत म्यूजिक गाना अच्छा लगता है, वो अगर कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी सीखे तो उसको प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये क्या थे, अधिगम के स्थानांतरण। अब एक बार आप सारे क्यों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, अधिगम क्या है, क्या सीखा हमने, अधिगम क्या है। सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। मतलब व्यवहार में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, अधिगम स्थायी रूप से। ये व्यवहार में परिवर्तन अपने कैसे होता है, अनुभव के द्वारा या एक्सपीरियंस के द्वारा। फिर हमने क्या सीखा, डोमेन ऑफ अधिगम 3 प्रकार की बताई। कौन कौन सी, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। संज्ञानात्मक में क्या था, संज्ञानात्मक रूप से व्यवहार में परिवर्तन, क्रियात्मक में शारीरिक व्यवहार में परिवर्तन, और भावात्मक में क्या था, भावनात्मक रूप से व्यवहार में परिवर्तन। उसके बाद में हमने क्या देखी, स्टेजेस ऑफ लर्निंग। अधिगम की 3 अवस्थाएं देखी। कौन कौन सी, प्राइमरी, मिडल और लास्ट। सबसे पहली अवस्था प्राथमिक, मध्य अवस्था और अंतिम अवस्था। प्राथमिक अवस्था में क्या था, बच्चा तीव्र गति से सीखता है। मध्य अवस्था में उसके सीखने की गति धीमी पड़ जाती है या रुक जाती है, जहाँ पे अधिगम का पठार बन जाता है, और लास्ट अंतिम अवस्था में सीखना बंद हो जाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा अधिगम का पठार या प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। उसमें क्या होता है, जब सीखने में कोई रुकावट आए तो तब क्या बनता है, अधिगम का पठार, जहाँ पे सीखने की गति बिल्कुल रुक जाती है। ये किन कारणों से होता है, मतलब इसके कई कारण हैं। इच्छा शक्ति कम होना, अभिप्रेरणा की भी कमी, या फिर इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम। उसके बाद में हमने देखा अधिगम का स्थानांतरण, नहीं, फैक्टर रिलेटेड लर्निंग, मतलब अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से थे, स्टूडेंट से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड और इन्वायरमेंट से रिलेटेड। स्टूडेंट से रिलेटेड कौन कौन से थे, जैसे फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, और उसकी इच्छा शक्ति, मतलब उसकी बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चे की मेंटल एबिलिटी, ये सब क्या करती है, उसको प्रभावित करती है। और टीचर में क्या, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं अध्यापक को, अध्यापक का विषय का ज्ञान, अध्यापक का पढ़ाने का तरीका, अध्यापक की पर्सनैलिटी, उसके बोलने चलने का तरीका, उसका बच्चों के साथ संपर्क करने का तरीका, ये सब उसको प्रभावित करते हैं। वहीं पे वातावरण में क्या आएगा कि माहौल कैसा है, बच्चे के घर का कैसा है, स्कूल का कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं। फिर हमने देखे अधिगम के करव, अधिगम के बकर। कितने प्रकार के देखे, 4 प्रकार के, रेखीय, सकारात्मक, नकारात्मक और मिश्रित। देखिए में क्या होता है, बच्चा सीधी गति से सीखता है, उसका अधिगम कहीं पे रुकता नहीं है। सकारात्मक में अधिगम लगातार बढ़ता जाता है, मतलब शुरू में धीमी गति में होता है, बाद में बढ़ता जाता है। और नकारात्मक में क्या होता है, शुरू में तो अधिगम बढ़ता है लेकिन एक पॉइंट के बाद में वो रुक जाता है, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। और मिश्रित में क्या होता है, कभी रुक गया, कभी बढ़ गया, कभी मतलब धीमा पड़ गया, ऐसे होता है। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, अधिगम के स्थानांतरण। ये भी 3 प्रकार से थे, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। सकारात्मक में क्या था, जब कोई पहले सीखी हुई चीज दूसरे में हेल्प करे, हमें दूसरी चीज सीखने में हेल्प करे, जैसे साइकिल चलाना, ये स्कूटी चलाने या गाड़ी चलाने में हेल्प करता है। नकारात्मक में क्या होता है, जब पहले कोई चीज आ रही है वो दूसरे में बाधा डाले, जैसे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हिंदी मीडियम में आएगा तो उसको दिक्कत होगी। या फिर और शून्य स्थानांतरण में क्या होता है, जब पहले कोई चीज सीखी हुई है उसको दूसरी चीज सीखेंगे, उसको कोई प्रभावित नहीं करती। इसका एग्जांपल हमने लिया था, जो मतलब स्टडी करने के बाद अगर कोई कुकिंग करेगा तो उसके स्टडी पे और कुकिंग पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मुझे पता है मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ाती, पर मेरी कोशिश है, तो प्लीज आप भी थोड़ा शो कर दीजिएगा। और जाने से पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।